कॉन्जरिंग यूनिवर्स से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लेटेस्ट मूवी है जो रिलीज़ हुई थी 4 जून 2021 को। मूवी का नाम है कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5, रॉटन टमेटोज़ पर ही 57% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 85%। मूवी स्टार्ट होती है 18 जुलाई 1981 में। हमें एक घर दिखाया जाता है जहां हम ग्लेट्ज़ेल फैमिली और वॉरेंस को देखते हैं। उस घर पर प्रेयर्स चल रही थी क्योंकि ग्लेट्ज़ेल फैमिली का छोटा बेटा डेविड जो कि 8 साल का है पॉजेस हो गया था। वॉरेंस और उनका कैमरामैन ड्रू वहां डेविड के एग्जॉर्सिज्म को डॉक्यूमेंट करने के लिए आए थे। हमें घर की हालत दिखाई जाती है जो काफ़ी ख़राब थी और डेविड भी पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। आर्नी डेविड को उसके रूम में ले जाता है जो कि डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड था। वो डेविड को सुलाकर नीचे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है फादर गॉर्डन को जो कि घर को देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। आधी रात को अचानक से डेविड को डीमन की प्रेजेंस फील होती है और वो बाथरूम में छुपता है जहाँ शॉवर में से खून गिरने लगता है और उसे एक डीमन दिखाई देता है। डेविड अचानक से पॉजेस हो जाता है और सभी लोग जल्दी से उसे देखने आते हैं। तभी डेविड अपने ही डैड पर अटैक करता है और उनका पैर जख्मी कर देता है, लेकिन एड किसी तरह डेविड को पकड़कर एग्जॉर्सिज्म के लिए ले जाते हैं जहां हम आसानी से देख सकते हैं कि वो डीमन पूरी कोशिश करता है उन्हें रोकने की, लेकिन एड उसे जैसे तैसे नीचे ले आते हैं। एड के कहने पर फादर गॉर्डन चर्च के बजाय घर पर ही डेविड का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपनी शक्तियों से पूरे घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है जिससे फादर गॉर्डन जख्मी हो जाते हैं और उसी समय ड्रू का कैमरा भी गिर जाता है। डेविड अपनी बैग को मोड़कर अपना सिर घुमा देता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। उसी समय लॉरेन को डेविड का हाथ पकड़ते ही एक विजन आता है जिसमें लॉरेन एक औरत को ब्लैक मैजिक करते देखती है जिससे लॉरेन कुछ टाइम के लिए खो जाती है और ये डीमन एड पर हमला करके एड के हार्ट को रोकने की कोशिश करता है। आर्नी वहां आकर डीमन से ये कहता है कि मुझ पर कब्जा कर लो और डेविड को छोड़ दो। होता भी कुछ ऐसा ही है। ये सब होते हुए एड देख लेता है लेकिन एड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो किसी को इस बारे में बता नहीं पाता। तभी डेविड बिल्कुल ठीक हो जाता है और लॉरेन भी होश में आकर 911 पर कॉल करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर ये कहते हैं कि एड को सीवियर हार्ट अटैक आया था और उसे कुछ दिन रेस्ट करने की ज़रूरत है, जहां लॉरेन एड की काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है। और एक सीन में हम लॉरेन को फादर को अपनी लव स्टोरी बताते हुए देखते हैं जहां वो ये बताती है कि वो कैसे मिले और कैसे उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। अगले सीन में डेबी और आर्नी को दिखाया जाता है जो अपने लैंडलॉर्ड ब्रूनो के घर पर रेंट फ्री रहते हैं क्योंकि डेबी उसके डॉग्स की अच्छे से देखभाल करती है और ब्रूनो ये काम उतने अच्छे से नहीं कर पाता। आर्नी डेबी को शहर में शिफ्ट होने के लिए कहता है जिस पर डेबी उससे सोचने के लिए टाइम मांगती है और उसे नीचे आने के लिए कहती है, जहां हम ब्रूनो को देखते हैं जो कि काफ़ी मजाकिया इंसान था। आगे हम देख पाते हैं कि आर्नी को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो उस औरत को भी देख पाता है जिसे लॉरेन ने अपने विजन में देखा था। अगले सीन में आर्नी जब पेड़ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है तो उसे फिर से ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। हम लोगों को पीछे विंडो में एक लेडी दिखाई जाती है। जब आर्नी उस तरफ देखता है तो वो लेडी कुछ सेकंड्स के लिए उसे दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है, जिससे आर्नी डर जाता है और उसके हाथ से चेनसो स्टार्ट होकर अपने आप नीचे गिर जाता है। इस हादसे से आर्नी काफ़ी डिस्टर्ब होता है और वापस घर चला जाता है। घर पहुंचते ही ब्रूनो उसे बियर पीने के लिए इनवाइट करता है। उसी समय हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है और वो लॉरेन से कहता है कि डीमन अभी गया नहीं है, वो आर्नी के अंदर है। आज कुछ बुरा होने वाला है, उन्हें अभी कॉल करो। लॉरेन उन्हें कॉल करती है लेकिन घर में लाउड म्यूज़िक के कारण किसी को रिंग सुनाई नहीं देती और कोई कॉल रिसीव नहीं करता। तो लॉरेन पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये कहती है कि वो ग्लेट्ज़ेल्स के घर जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूनो और डेबी डांस करने लगते हैं, लेकिन आर्नी को ऐसा दिखाई देता है कि ब्रूनो डेबी को परेशान कर रहा है। तभी आर्नी देखता है कि ब्रूनो एक डीमन बन गया है और उस पर हमला करने वाला है। आर्नी पोजीशन में अपने पास पड़े नाइफ से ब्रूनो को 22 टाइम स्टैब करके घर से बाहर चला जाता है।
कुछ दूर जाने पर एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है। हम देखते हैं कि आर्नी की आंखें पूरी तरह से वाइट हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर के बुलाने पर वो नॉर्मल हो जाती हैं और आर्नी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैंने किसी को हर्ट किया है। ये बात न्यूज़ में फैल जाती है और सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि टाउन की 193 इयर्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। आर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां वॉरेंस उससे मिलने आते हैं और उसके सामने होली वाटर, होली क्रॉस और बाइबल के कुछ वर्सेस को रीड करने को कहते हैं, जो कि आर्नी बहुत ही आसानी से कर लेता है, जिससे ये पता चलता है कि फ़िलहाल आर्नी के अंदर कोई डीमन नहीं है। तब डेबी ये कहती है कि ये खून डीमन ने ही किया है, क्योंकि खून करते वक्त आर्नी की आंखें वाइट थीं। वॉरेंस डेबी को विश्वास दिलाते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि वो उसकी मदद करें। इसके बाद वॉरेंस एक लॉयर से मिलते हैं, जो कि डिमोनिक पोजेशन की बात को सुनकर गुस्सा करती है। वॉरेंस उसे अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जहां वो उस लॉयर को ऑफ स्क्रीन एनाबेल डॉल से मिलवाते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन वो लॉयर कोर्ट में डरते हुए कहती है कि ये डिमोनिक पोजीशन है। ये सब सुनने के बाद उन्हें कोर्ट से थोड़ा समय तो मिल जाता है, लेकिन लॉयर वॉरेन से कहती है कि आर्नी को ज़रूर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो लोग डिमोनिक पोजीशन के सबूत नहीं ला पाए तो। वॉरेंस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं जो इस केस को पहली बार इन्वेस्टिगेट करते वक्त ली गई थी। तभी हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ग्लेट्जेल फैमिली और आर्नी इस घर में पहली बार आए थे। हम देखते हैं कि आर्नी और डेबी एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और डेविड को ऊपर वाले रूम में एक वाटर बेड मिलता है, जिस पर वो खेलने लगता है, जहां उसे कुछ अजीब फील होता है। और जैसे ही वो उस बेड से उतरने लगता है तो उस बेड से एक डिमोनिक हाथ बाहर आता है और डेविड को पकड़ लेता है। उस समय तो डेविड किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका विश्वास नहीं करते। अगले सीन में हम वॉरेंस को देखते हैं, जो उसी रूम को इन्वेस्टिगेट करने आए थे और वहाँ उनको बेड के नीचे कुछ निशान दिखाई देते हैं, जो कि वाटर डैमेज के नहीं थे। डेबी उनको अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने का एक छोटा सा रास्ता बताती है, जहाँ लॉरेन अकेले ही जाती है, क्योंकि एड अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। अंदर जाने पर लॉरेन को एक विचेस टोटम मिलता है, जिसे ब्लैक मैजिक या कर्स देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि कोई उनकी फैमिली को कर्स क्यों देगा। तभी फादर गॉर्डन सजेस्ट करते हैं कि उन्हें फादर कैसनर से मिलना चाहिए, जिन्होंने 10 से 12 साल पहले रैम कल्ट को एक्सपोज करने में उनकी हेल्प की थी। वॉरेंस फादर कैसनर से मिलने जाते हैं, जो कि बिल्कुल अकेले रहते हैं। फादर कैसनर उन्हें बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां उन्होंने रैम कल्ट से जुड़ा काफ़ी सामान जमा किया हुआ था। फादर कैसनर उन्हें बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां उन्होंने रैम कल्ट से जुड़ा काफ़ी सारा सामान जमा किया हुआ था। फादर कैसनर उन्हें ये कहते हैं कि इस केस में उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। साथ में वो उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए भी कहते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि वो औरत फिर से आर्नी पर ब्लैक मैजिक करने लगती है और तभी जेल में एक डीमन आर्नी को डराने लगता है और सभी लोग आर्नी को संभालने लगते हैं। अगले सीन में वॉरेंस के घर को दिखाया जाता है, जहां वॉरेंस इस केस को स्टडी कर रहे होते हैं, जब वॉरेंस को पेरेंट फैमिली के भेजे हुए फ्लावर्स मिलते हैं। अचानक से वॉरेंस के पास ड्रू का फ़ोन आता है और ड्रू बताता है कि उसे मैसाचुसेट्स में एक लीड मिली है। यहाँ एक डिटेक्टिव है जिसने ऐसा सेम टोटम देखा है। वॉरेंस पहुँच जाते हैं उस डिटेक्टिव से मिलने, जहाँ डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि केटी और जेसिका नाम की 2 लड़कियाँ 4 महीने से गायब थीं। उनको केटी की डेड बॉडी जंगल में मिली थी, जिसे 22 बार स्टैप करके मारा गया था, लेकिन जेसिका अभी तक गायब है और उन्हें ये टोटम भी बरामद हुआ है। वॉरेंस डिटेक्टिव से डील करते हैं कि अगर उन्होंने जेसिका को ढूंढने में उनकी हेल्प की तो वो इस केस की सारी फाइल्स उन्हें दे देंगे। डिटेक्टिव उनसे ये कहते हैं कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो तुम कैसे करोगे। तो लॉरेन उनसे कहती है कि मैं वो देख सकती हूँ जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। डिटेक्टिव को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो डील डन करने से पहले लॉरेन का टेस्ट लेते हैं। डिटेक्टिव 3 नाइफ लेकर आते हैं और लॉरेन से पूछते हैं कि केटी का खून किस नाइफ से हुआ है। लॉरेन बहुत आसानी से बता देती है और डिटेक्टिव उन्हें मर्डर साइट पर ले जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है डेविड और डेबी को, जो कि आर्नी से मिलने जाते हैं।
जहां डेविड समझ जाता है कि वो डीमन आर्नी के आसपास ही है, क्योंकि वो भी ये सब महसूस कर चुका था। वॉरेंस और डिटेक्टिव मर्डर साइट पर पहुंच जाते हैं और लॉरेन मर्डर साइट को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहां वो देखती है कि जेसिका और केटी घूम रही हैं। जेसिका केटी को एक बैंड पहनाती है और अचानक से उसे 22 बार स्टैब करके मार देती है और भागने लगती है। अब लॉरेन जेसिका की तरह भागने लगती है और एड उसके पीछे जाता है। लॉरेन पहाड़ी के पास आकर रुकती है, लेकिन एक डिमोनिक हाथ आकर लॉरेन का पैर खींचता है, लेकिन एड उसे बचा लेते हैं और लॉरेन कहती है जेसिका नीचे पानी में है। जब वहाँ सर्च किया जाता है तो उन्हें वहाँ बॉडी मिल जाती है और डिटेक्टिव केस फाइल देने के लिए रेडी हो जाते हैं। एड और लॉरेन जब होटल में होते हैं तो उन्हें डेबी का कॉल आता है और वो वॉरेंस को बताती है कि डीमन अभी गया नहीं है और वो आर्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है, और ये बात आर्नी ने उन्हें पुलिस सेल में बताई थी। वॉरेंस डेबी को पुलिस सेल में फादर न्यूमन से बात करने को और 24 आवर्स सुसाइड वॉच पर रखने को कहते हैं। उसी समय आवाज़ में कुछ डिस्टरबेंस होता है और कॉल कट हो जाती है। प्रिजन सेल में हम आर्नी को पॉजेज होते हुए देखते हैं, लेकिन फादर न्यूमन आर्नी को होली वाटर की बोतल देकर जाते हैं। हम वॉरेंस को डिस्कशन करते देखते हैं, जहां लॉरेन कहती है ये एक कर्ज है और कर्ज को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये डीमन खुद की मर्जी से यहाँ नहीं आया है। और यहाँ लॉरेन एड को बताती है कि जब उसने एग्जॉर्सिज्म के टाइम डेविड को टच किया था तो उसने एक औरत को ब्लैक मैजिक करते देखा था, और अगर जो बॉडी उन्हें मिली है वो जेसिका की है तो वो कनेक्शन अभी भी जुड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ आर्नी प्रिजन सेल में डरा हुआ बैठा होता है और वो होली वाटर से सर्कल बनाकर उसमें बैठ जाता है। एड और वॉरेन फोर्सफुली फ्यूनरल होम में घुसते हैं और लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़कर उसी औरत के पास पहुंच जाती है, जहां वो औरत फिर से ब्लैक मैजिक करके आर्नी को सुसाइड करने पर मजबूर करती है। यह सब देखकर लॉरेन उसे चिल्लाकर रोकती है, जिससे उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है और आर्नी की जान बच जाती है। यह औरत लॉरेन को देखकर शॉक हो जाती है कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है, तो लॉरेन गॉड का नाम लेती है, लेकिन वो औरत हंसकर कहती है योर गॉड हैज़ डैम्ड यू, क्योंकि कनेक्शन दोनों साइड से जुड़ गया, जिसकी वजह से ये औरत फ्यूनरल होम में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पड़ी एक डेड बॉडी को डीमन से पॉजेस करवा के लॉरेन पर हमला करवाती है। पर एंड टाइम पर एड लॉरेन का हाथ जेसिका की बॉडी से हटा के कनेक्शन तोड़ देते हैं, जिससे वो डेड बॉडी अचानक से नीचे गिर जाती है। इसके बाद वॉरेंस वापस आ जाते हैं, जहां रू काफ़ी सारी रिसर्च की हुई थी। उसे स्ट्रेजेरिया नाम की बुक में इस कर्ज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि लैटिन और अरेबिक में थी, लेकिन उस बुक में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। बुक के हिसाब से ह्यूमन सेक्रीफाइस होगा, एक मर्डर और एक सुसाइड, और इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए एल्टर को ख़त्म करना होगा। एल्टर असल में वो जगह है जहाँ से कर्ज को कास्ट किया गया है, और मूवी में यह एल्टर वो टेबल है जिस पर वो औरत ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है। तभी डेबी कहती है कि उस औरत ने लॉरेन की पावर्स देख ली हैं, तो शायद अब वो औरत रुक जाएगी, लेकिन लॉरेन ये कहती है कि उसकी खुद की सोल इस रिचुअल पर डिपेंड करती है और वो औरत नहीं रुक सकती। लॉरेन बताती है कि उस औरत के एल्टर का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ चीज़ें याद हैं, जैसे बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़, अंडरग्राउंड में कुछ सीढ़ियाँ, लेकिन सिर्फ इससे एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त एड को एकदम से चक्कर आ जाते हैं, और जब वो होश में आते हैं तो उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें वही औरत मिलती है जो उनसे कहती है कि उन्होंने काफ़ी कुछ पता कर लिया है और अब उन्हें रुकना होगा। तभी अचानक से वहाँ वही फ्यूनरल होम वाली डेड बॉडी उन पर हमला करने लगती है। एड एक नाइफ से उस डेड बॉडी को मारने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो होश में आते हैं उन्हें पता चलता है कि वो नाइफ से लॉरेन पर हमला करने वाले थे, और इससे वो शॉक हो जाते हैं। लॉरेन से कहते हैं कि वो औरत हमारे घर में ही थी, और फिर वो घर में कुछ ढूंढने लगते हैं। तब उनकी नज़र कुछ फ्लावर्स पर पड़ती है, जो कि रातों रात पूरी तरह ब्लैक हो गए थे। जब एड उस वास को तोड़ते हैं तो उसमें भी वैसा ही एक टोटम निकलता है, जिसके बाद ड्रू और एड इन सब को कनेक्ट करने में लग जाते हैं, और लॉरेन उस बुक को लेकर फादर कैसनर के पास जाती है, और डेबी जाती है आर्नी के पास, क्योंकि आज रात का ही आखिरी टाइम था इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए। आर्नी को बेड से बांधकर फादर और डेबी बिल्कुल तैयारी के साथ थे, ताकि कम से कम आर्नी को सुसाइड करने से रोका जा सके।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन फादर कैसनर के पास पहुंचती है, जो कि उसको वेलकम करते हैं, लेकिन वो घर को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ ड्रू और एड उस औरत की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो लोकेशन फादर कैसनर के घर के बिल्कुल पास होती है। फादर लॉरेन को बताते हैं कि इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 3 सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है, जो है चाइल्ड, लव और मैन ऑफ गॉड। इसमें एज चाइल्ड केटी और लव आर्नी या डेविड, और आखिर में मैन ऑफ गॉड जो कि है एड। इसलिए एड के घर में भी वो टोटम था, जिसका मतलब ये है कि उस औरत को वॉरेंस के बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद फादर लॉरेन को बेसमेंट में आने के लिए बोलते हैं, जहां हमें मूवी का असली ट्विस्ट पता चलता है। फादर लॉरेन को बताते हैं कि उस औरत का नाम इज़ला है, जो कि फादर कैसनर की ही बेटी है। असल में उनकी बेटी को बचपन से ही रैम कल्ट में इंटरेस्ट था और वो अक्सर इन अंडरग्राउंड टनल्स में घूमा करती थी, और यहीं पर है उसका एल्टर। तब तक एड सब समझ जाते हैं और लॉरेन को बचाने के लिए निकलते हैं। जाते समय वो ड्रू को वहाँ पुलिस भेजने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम लॉरेन को अंडरग्राउंड टनल में जाते हुए देखते हैं, जबकि इज़ला अपने ही पिता फादर कैसनर को मार डालती है। लॉरेन को एल्टर मिल जाता है और लॉरेन उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एल्टर बहुत भारी होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। उसी समय वहाँ इज़ला आ जाती है, जो कि अपनी पावर्स की हेल्प से लॉरेन को खुद का ही दूसरा रूप दिखाती है। तभी हम एड को भी अंडरग्राउंड में एक हथौड़ा लेकर एंटर होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ इज़ला और लॉरेन में लड़ाई होती है, जिसमें लॉरेन इज़ला को एक पत्थर से घायल करके भागती है, जबकि इज़ला एल्टर के पास जाकर रिचुअल कंप्लीट करने लगती है और उसी के चलते वो एड के फेस पर कुछ फूंकती है, जिसके कारण एड पॉजेस हो जाते हैं और जेल में आर्नी भी हवा में लटकने लगता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एड पॉजेस हालत में हथौड़ा लिए लॉरेन पर हमला करने लगता है, लेकिन लॉरेन उसे अपना प्यार याद दिलाती है, जिससे एड वापस होश में आ जाते हैं और हथौड़े से उस एल्टर को तोड़ देते हैं, जिससे आर्नी भी नॉर्मल हो जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। जिस पर इज़ला नाइफ लेकर उन्हें मारने आती है, पर वो डीमन इज़ला की ही सोल को लेकर चला जाता है। वॉरेंस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एड की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो मेडिसिन भी साथ नहीं लाया होता। तभी लॉरेन अपने लॉकेट से एक टैबलेट निकाल कर उसे देती है। उसी समय वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अगले सीन में हम एड को इस केस से जुड़ा एक आर्टिफैक्ट अपने अकल्ट म्यूजियम में रखते देखते हैं। आर्नी की सज़ा भी सिर्फ 5 साल की ही रहती है, क्योंकि उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। जिसके बाद डेबी और आर्नी जेल में ही शादी कर लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में एड लॉरेन को एक क्यूट सा सरप्राइज़ देता है, एक ब्यूटीफुल सा शेल्टर बनाकर, और यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।